नमस्कार, मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का एनजे सोशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर का एक टॉपिक बीए सेकंड ईयर पेपर सेकंड का एक टॉपिक करप्शन पढ़ा रहा हूं। उसी के कंटिन्यूएशन में आपको मैं इरिडिकेशन ऑफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार उन्मूलन इसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको करप्शन कॉन्सेप्ट और उसके स्कोप और एरिया के बारे में पढ़ाया था, और उसी के कंटिन्यूशन में मैं आज आपको भ्रष्टाचार उन्मूलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। और साथ में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक भ्रष्टाचार उन्मूलन। और उससे पहले हम बहुत संक्षिप्त में इसके भ्रष्टाचार के परिणाम को भी जान लें। भ्रष्टाचार त्याग की तरह ऊपर से ही शुरू होता है और नीचे की ओर प्रसारित होकर संपूर्ण समाज को अपने रंग में रंग लेता है। भ्रष्टाचार के जो परिणाम होते हैं उसमें से पहला है, ये वृहद वफादारी के स्थान पर स्थानीय वफादारी बढ़ाता है, और देश और सामुदायिक हितों के स्थान पर व्यक्तिगत और स्थानीय हितों को महत्व दिया जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक जो स्थिरता है वो खतरे में पड़ जाती है। एक सोशोलॉजिस्ट है मेडल, उनका मत है कि भ्रष्टाचार के कारण लाल पिताशाही और उत्तरदायित्व से भागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, लोग अक्षम हो जाते हैं और विकास कार्य रुक जाता है। इसके कारण नियमहीनता और कानूनों की अवहेलना में वृद्धि हो जाती है, कीमतें बढ़ने लग जाती है, लोगों में निराशा, तनाव और संघर्ष पैदा हो जाता है, और राष्ट्रीय चरित्र और नैतिकता का पतन होता है। अब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार का उन्मूलन कैसे किया जाए। इसके बारे में जो एफर्ट्स और सजेशन है, प्रयत्न और सुझाव है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार के कारण सामाजिक मूल्यों की अवहेलना होती है, समाज में बेईमान, चोर और घूसखोर लोग आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं, और नेक और ईमानदार लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे दूर करने तो बड़े बड़े संकल्प किए जाते हैं, अनेक समिति और आयोगों का गठन किया गया, फिर भी मुक्ति नहीं मिली है। भ्रष्टाचार निवारण के लिए जो उपाय है वो इस प्रकार हो सकते हैं। जो उपाय अपनाए जाने चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है, व्यावसायिक वर्गों में सुरक्षा और सरकारी नियुक्तियों में स्थिरता उत्पन्न की जानी चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और व्यापारियों में ईमानदारी की भावना पैदा की जाए। लोगों में नैतिक गुणों, चरित्र और व्यवहारिक आदर्शों को उत्पन्न किया जाए। कठोर कानूनी व्यवस्था उत्पन्न की जाए। और भ्रष्टाचार निवारण हेतु भ्रष्टाचार निवारण विभाग की स्थापना की जाए। इसके साथ केंद्रीय इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की जानी चाहिए। और केंद्रीय कठोर कानूनी व्यवस्था उत्पन्न की जाए, और पुलिस और सतर्कता विभाग ईमानदारी से काम करें। बेरोजगारी को समाप्त किया जाना चाहिए, निर्धनता को दूर किया जाए। आयकर मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से हो। अधिकारियों के सविभागीय अधिकारों को कम किया जाए। मंत्रियों और विधायकों के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने के लिए आयोग का गठन किया जाए। जन साधारण में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरण पैदा किया जाए, यानी कि लोगों को जागरूक किया जाए। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन कर धन के स्थान पर व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया जाए। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि और भी कुछ उपाय हैं, जैसे कि हम भ्रष्ट लोगों को सार्वजनिक रूप से निंदा की जानी चाहिए। ऐसे लोग जो भ्रष्ट होते हैं उनको सामाजिक रूप से उपेक्षा की जानी चाहिए। कई बार ये होता है कि ये लोग बहुत बड़ी राशि चंदे के रूप में देते हैं और लोग उन्हें सम्मानित करते हैं। ये इस तरह के जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। शिकायत करने वाले को सुरक्षा प्रदान की जाए, और राजनीतिक दलों को चंदा देने पर नियंत्रण लगाया जाए। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण के लिए समय समय पर बहुत सारे प्रयास किए। उसमें
47 में भ्रष्टाचार निवारण कानून पास किया गया और भ्रष्टाचार अधिनियम की कार्यान्वित के लिए आवश्यक सुझाव देने के लिए 1949 में टेकचंद समिति की स्थापना की गई। 1953 में आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में रेलवे भ्रष्टाचार जांच कमेटी निर्मित की गई है और गृह मंत्रालय ने सन 1955 में प्रशासन सतर्कता विभाग की स्थापना की है। इसके साथ जून 1962 में तत्कालीन जो गृह मंत्री ने संतानम कमेटी की स्थापना की, जिसने 1964 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और 1964 में तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने भी भ्रष्टाचार निवारण के लिए संतानम कमेटी की सिफारिशों को लागू करने और अन्य कदम उठाने की घोषणा की थी। तो संतानम कमेटी के जो सुझाव है उसके बारे में बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताया जा रहा हूँ। सरकारी कर्मचारियों के लिए सर्वत्र एक सी आचार संहिता बनाई जाए, भ्रष्टाचार से संबंधित नियमों में उचित संशोधन किया जाए, लाल फीताशाही को समाप्त किया जाए, नागरिकों को इस बात की शिक्षा दी जाए कि किन अधिकारियों की शिकायतें किसके पास करनी चाहिए और सरकारी कर्मचारियों के निवास, चिकित्सा और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ईमानदार व्यक्तियों को ही उच्च पद प्रदान किए जाए और जो समाचार गुप्त नहीं हो वो जनता को शीघ्र प्रकाशित या प्रसारित किए जाएं। उपयुक्त सामाजिक वातावरण का निर्माण किया जाए, समाचार पत्रों में छपी भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की जाए और झूठी शिकायतें होने पर समाचार पत्रों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए गुरनार मेडल ने सुझाव दिए हैं। उसमें से एक है कि लाइसेंस और परमिट संबंधी अधिकारी पर इस प्रकार का नियंत्रण हो कि भ्रष्टाचार नहीं पनपे। भ्रष्टाचार निरोध के लिए सतर्कतापूर्वक कार्रवाई बढ़ाई जाए, घूस देने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, आयकर और आय व्यय के विवरण गुप्त नहीं रहने चाहिए, मंत्री और उच्च अधिकारियों में ईमानदारी हो। तो इस प्रकार बहुत सारे और भी सुझाव दिए हैं। 1964 में भ्रष्टाचार निवारण समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण के लिए कई सुझाव दिए। उनमें से एक है सतर्कता विभाग की स्थापना की जाए, मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें की सुनवाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य समिति द्वारा की जानी चाहिए। ये समिति आवश्यकता होने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की सहायता भी ले सकती है। विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता तैयार की जाए और न्यायपालिका के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पथ प्रदर्शन में सभी उच्च न्यायालयों में सतर्कता आयोगों का गठन किया जाए। तो हम देखते हैं बहुत सारे उपाय सरकार द्वारा किए गए हैं, उनमें सुझाव भी दिए गए हैं, बहुत सारी कमेटियों का गठन भी किया गया। मूल बात यह कि भ्रष्टाचार निवारण के लिए आवश्यक है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए ताकि लोगों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत हो और लोग दंड के भय से भ्रष्टाचारी तरीका नहीं अपनाएं। सामने तो होता है कि व्यक्ति भ्रष्टाचार में इसलिए लिप्त हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि रिश्वत देकर संगीन से संगीन मामला रफा दफा किया जा सकता है। विधायकों, लोकसभा के सदस्यों, मंत्रियों, राजनीतिक दल के सदस्यों और उच्च पद पर आसीन अधिकारियों से पूर्ण ईमानदारी और करते हुए निष्ठा की अपेक्षा की जाती है। ये सब कुछ होने पर ही भ्रष्टाचार उन्मूलन की आशा की जा सकती है। जब तक देश के अंदर तमाम जो एजेंसियां हैं वो सही ढंग से अगर कार्य नहीं करेगी तब तक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। साथ में आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जानकारी रख सकें और सरकारी सिस्टम, सरकारी जो व्यवस्था है उसको समझने की ज़रूरत होती है ताकि लोग समझ सकें कि अपने कार्य के लिए किस प्रक्रिया को अपनाना है ताकि वो भ्रष्टाचार के शिकार नहीं हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होने से, जागरूक होने से और साथ में सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं उनको कठोरता के साथ लागू करने से भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक समाप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।